हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के बारे में। क्या इसका बिजनेस मॉडल है और कैसे इसके Q4 के रिजल्ट्स रहे हैं। तो अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो इनका टारगेट ग्रुप है जिन फैमिलीज़ की मंथली इनकम 50,000 से कम है और जो फर्स्ट टाइम होम परचेज़ कर रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का केस हो चाहे वो परचेज़ का केस हो। तो ये इनका टारगेट ग्रुप है। इनका जो AUM है उसका 84% इसी सेगमेंट से आ रहा है। तो इन्होंने इमोशंस भी जोड़ दिए कि फ़र्स्ट टाइम होम बायर है। और सेकंड, ये कंपाइल करते हैं इनकम जैसे सपोज़ कोई फैमिली में एक मेंबर 11,000 या 12,000 रुपये अर्न कर रहा है और सेकंड कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे वो छोटा ही स्टॉल हो। इवन इन्होंने एग्जांपल दिया है कि गोलगप्पे स्टॉल्स चलाते हैं फादर एंड सन, उनकी भी दोनों की इनकम क्लब करके और उनको हाउसिंग फाइनेंस दिया है। मतलब इन्होंने इमोशनल भी जोड़ दिया उनको फर्स्ट टाइम होम बायर होने के नाते, और सेकंड उनकी इनकम भी क्लब कर ली। और ये वेरियस अकाउंट एग्रीगेटर जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करके, और अदर बैंक में भी इनके क्या ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सारी चीज़ें एनालाइज करके उसके बाद में ये आगे लोन प्रोसीड करते हैं। इन्होंने बताया है कि हमारे 90% जो लोन्स हैं, 90% होम लोन्स जो है 48 आवर्स का डेट मेंटेन करते हैं, जो कि मेरे को बढ़िया लगा। अभी जैसे हम अदर बैंक्स की बात करें या पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो वो अभी तक लीगल एंड वैल्यूएशन भी ऑनलाइन इतना इफ़ेक्टिव वे में नहीं कर पा रहे, जबकि ये अगर 48 आवर्स का डेट मेंटेन करते हैं। इवन इनका क्या बढ़िया बात है, ये सेंट्रली क्रेडिट अंडर राइटिंग करते हैं। मतलब RM को सिर्फ खाली डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं, स्कैन करके कॉपी, और उसके बाद ये वहीं से सब चीज़ मेंटेन कर लेते हैं। मतलब इनकी लीगल टीम बैठी है और इनकी वैल्यूअर जो है वो भी बैठे हैं। तो ये चीज़ क्रेडिट अंडर राइटिंग सेंट्रली करते हैं। ये एक अच्छी बात है एसेट क्वालिटी में मैनेज करने के लिए कि हाँ ठीक है, RM को सिर्फ सोर्स करके देना है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर हो जाएंगे। अभी ये इस सेगमेंट को टारगेट करने का इनका जो मेन वो है वो ये है कि इस सेगमेंट में अभी अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें ज़्यादा है। मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास इनकम के। तो ये चीज़ें वहाँ से लेने का इनका सबसे बढ़िया है कि इनको जो पोर्टफोलियो का यील्ड है या जो एडवांसेस दे रहे हैं उसका यील्ड जो है वो 13.5% के आसपास मेंटेन कर रहे हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं, बैंक्स चाहे वो PSU प्राइवेट हो, NBFC हो, वहाँ से फाइनेंसिंग ले रहे हैं NHB, और वहाँ से फाइनेंसिंग 8.4 के आसपास, 8.5 के आसपास ये ले रहे हैं और 13.5 पे दे रहे हैं। तो लगभग 5.1% का इन्होंने जो स्प्रेड मेंटेन किया हुआ है वो ये कंटिन्यू मेंटेन करके चल रहे हैं। इवन आगे भी अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि मैनेजमेंट कह रहा है कि RBI ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया पीछे, बट अभी तक PSU और जहाँ से ये जिन लेंडर से ये ले रहे हैं उन्होंने अभी तक इफ़ेक्टिव नहीं किया। तो वो अगर इंटरेस्ट रेट का कट आता है तो हमारा स्प्रेड आराम से मेंटेन हो रहा है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो ये इसका ऑलमोस्ट बिजनेस मॉडल। अगर जिस मतलब इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कंबाइन करके अपने रिस्क फैक्टर को काफ़ी कम किया है। अगर जैसे अभी आज की तारीख में आज तक या पहले मैं ये सोच रहा था इस बिज़नेस के बारे में कि इनका ये लोन टू वैल्यू बहुत है, ये डॉक्यूमेंट्स उस पॉइंट से नहीं देखते। मतलब जिस पॉइंट से एक PSU या प्राइवेट सेक्टर बैंक ये देखते हैं कि हाँ ठीक है। तो अगर हम इनके पोर्टफोलियो AUM का देखें ना, तो इन्होंने जो वैल्यू एक घर की है, मान लिया ये घर 50 लाख रुपए का है, उसमें से इनका 50 से 80% लोन टू वैल्यू, मतलब ये मान के चलो कि उसमें से 50 लाख में से ये 30 लाख रुपए लोन दे रहे हैं। एवरेज इनका देखें तो 30 से 32-33 लाख रुपए। अगर सपोज हम 50 लाख का घर मानते हैं तो उसका 41% जो इनका पोर्टफोलियो टोटल, उसका 41% ऐसे रेशियो में आता है। तो लोन टू वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट ये 50% से 60% के बीच में मेंटेन करके चल रहे हैं। तो वो अच्छी बात है। इनके पास डिजिटली लीड आ रही है इनकी कनेक्टर ऐप से, और इनके जो RMs है वो इनको दे रहे हैं। और अगर हमने इसमें बात एक चीज़ और है, जैसे अभी हम इसकी कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो ये
जैसे सपोज जिस दिन ईएमआई ड्यू होती है किसी कस्टमर की, उस दिन बाउंस रेट 16% के आसपास है। मतलब 100 में से 16 लोगों की किस्तें उस दिन नहीं कटती, बट इनका जो इफ़ेक्टिव कलेक्शन टीम है वो उसको रिड्यूस करके विद इन 30 डेज 3% पे ले आती है। मतलब 97% पैसा उनका ये कलेक्ट कर लेते हैं विद इन 30 डेज। और अगर हम सॉरी, फिर अगर हम इनका ग्रोस एनपीए देखें तो ग्रोस एनपीए भी 1.7% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन कर रखा है। अगर 13.5% की यील्ड लेके भी ये ग्रोस एनपीए मेंटेन करते हैं तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। और अभी 2024 में मैं ये सोच रहा था इस बिज़नेस को एनालाइज करते हुए 2023 के लास्ट में, या कि ये बिज़नेस थोड़े टाइम का है। मतलब जैसे गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन पे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, गोल्ड लोन पे ये जो प्राइवेट लेंडर्स या वो हैं, तो उन्होंने 21% 22% पे भी गोल्ड लोन दिया था। बट जैसे ही बड़े बैंक्स ने या इन्होंने लैंडिंग करनी स्टार्ट करी 7%, 10%, 9%, 11% पे, तो वो रेशियो उनका गोल्ड लोन जो इंटरेस्ट रेट का है वो 21 से सीधा 18, 18 से 15। तो ये चीज़ अगर हम इसमें देखें तो ये इनके कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफ़ी अच्छा है, और 13.5% पे भी ये मेंटेन करवा के चल रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये ग्राउंड लेवल पे रियलिटी से जुड़े हुए हैं, जिसमें काफ़ी सारा अभी तक अनऑर्गेनाइज्ड पड़ा है। मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है रेडी, वो आईटीआर नहीं प्रोवाइड करवा सकते 3 साल की। तो उनकी रियल इनकम को देख के और ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो ये लॉन्ग मतलब लॉन्ग प्ले है, इतना शॉर्ट टाइम का नहीं है कि जैसे हमने चलो हम उस वो कोई दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और अगर हम इनका रिटर्न ऑन एसेट्स, अब हम अगर Q4 की बात करें तो इन्होंने अपना जो AUM है वो 31% से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है, ग्रो किया है, 12,712 करोड़ पे है। अभी इन्होंने अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 में देखें तो 4,805 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है, जो कि 21% ऑलमोस्ट अप है लास्ट ईयर से। और हमने ग्रोस एनपीए के बारे में बात कर लिया। और अभी इन्होंने रिसेंटली एक फंड्स रेज़ किए हैं 1250 करोड़ के QIP के थ्रू, वो भी इनका सक्सेसफुल रेज हो गया। और अगर रिटर्न ऑन असेट्स देखें तो 3.5% का इनका रिटर्न ऑन असेट है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.5% पे है। तो ओवरऑल अच्छा है, बस बशर्ते ये चलता रहे। ये इनकी ग्रोथ रेट जो कि मोर देन 20% है, और जो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 97% के प्लस है। अच्छा है, चलता रहे, देखते हैं कैसे आगे ये ग्रो करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।